ओके, तो स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर 3। आज हम लोग कुछ पीवाईक्यू करने वाले हैं क्योंकि हमने बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ लिया था। कुछ फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद कल जो मतलब लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था ना उसका रिवीजन कर लेते हैं फटाफट, और उसके बाद उसके पीवाईक्यू जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है ना उसके पीवाईक्यू करेंगे। फिर उसके बाद आज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, डी ब्रोगली इक्वेशन पढ़ेंगे। ओके, और सीरीज पढ़ेंगे, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, क्योंकि बोर्ड्स के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो अपन लोगों ने क्लियर कर लिए थे, है ना। अरे बहुत धीरे धीरे आते हैं बच्चे। तो फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या चीजें थी। नेक्स्ट लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने क्या क्या पढ़ा था वो रिवाइज कर लेते हैं। रेडियस, बोर्स एटॉमिक मॉडल की जो रेडियस थी, ठीक है, रेडियस हम लोगों ने कैलकुलेट करी थी। सभी लोग ध्यान से समझते रहे, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, या तो एक जगह तुम्हारे अगर फॉर्मूले लिखे हुए हैं तो सही है, ठीक है। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या था? रेडियस इक्वल्स टू, सॉरी, रेडियस इक्वल्स टू ठीक है, तो 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड, ठीक है, याद रखना ये वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट बात करते हैं, रेडियस अगर दो अलग अलग चीजों के निकालने हो, अलग अलग ऑर्बिट्स के निकालने हो, तो R1 R2, R1 अपॉन R2, N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर, ये अपन लोगों ने कर सकते हैं। अगर अलग अलग एटम है तो N1 की वैल्यू भी डिफरेंट होगी और Z1 की वैल्यू भी डिफरेंट होगी, मतलब एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होगा और नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो है वो, ऑर्बिट्स जो है वो सेम, मतलब डिफरेंट होगी। ये अपन लोगों ने उस दिन क्वेश्चंस करे थे, है ना। फिर उसके बाद और भी क्वेश्चंस रेडियस से रिलेटेड जितने टाइप की वैरायटी है वो देखे थे अपन लोगों ने। फिर उसके बाद टोटल एनर्जी अपन लोगों ने कैलकुलेट करना सीखा था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ना तो उसकी टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर। तो उससे एक कॉन्सेप्ट निकल के आया था कि टोटल एनर्जी जो होती है वो -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और अगर किलो जूल में निकाली जाए तो -1312 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। देखो यहाँ पे जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इसी से अपन लोगों ने एक और कॉन्सेप्ट निकाला था कि अगर अपने को टोटल एनर्जी पता चल जाए तो उसका माइनस कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। टोटल एनर्जी पता चल जाए उसका 2 टाइम्स कर दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, है ना। फिर उसके बाद अपन लोगों ने नेक्स्ट जो है वो देखा था कि अगर क्वेश्चंस जो है वो एक्साइटेड स्टेट के आते हैं, बोला जाता है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है एन की वैल्यू ग्राउंड स्टेट 1 और एक्साइटेड स्टेट 1, मतलब एन की वैल्यू जो हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब एन की वैल्यू 3। ओके, सर ये समझ आगे। फिर उसके बाद जो है आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी का पॉजिटिव वैल्यू होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने देखा था, ये लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने देखा था, इस वजह से फटाफट रिवीजन, क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, सारी चीजें रिकॉल कर लो। एनर्जी जो है, फिर काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, फिर टाइम पीरियड से रिलेटेड, टाइम पीरियड का फॉर्मूला एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर, याद रखना एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर। अब आज नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग करते हैं, ध्यान दो। ये वाला क्वेश्चन 2014 में आया था। सब लोग रफ पेज जो है वो निकाल लें, रफ नोटबुक निकाल लें और कैलकुलेट करना चालू कर दें। जो भी अभी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना उन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड जो है वो क्वेश्चन। पीवाईक्यू हैं तो कुछ पीवाईक्यू करनी जरूरी है। 2014 में आया हुआ था एआईपीएमटी में, तब एआईपीएमटी होता था। चलो आंसर ये है, कैसे आया वो फटाफट देखो। चलो जल्दी जल्दी जल्दी, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सब लोग जो है वो अनम्यूट हैं,
ठीक है, बता सकते हैं कौन सा फॉर्मूला लगेगा? क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से और उसमें सोचो कौन से फॉर्मूला लगेगा। म्यूट है क्या? ओके ठीक है, सर एक बार वेवलेंथ बताना कितनी है? अनम्यूट कर 45। दिया बेटा। सर तो वेवलेंथ कौन की सा वैल्यू फॉर्मूला बताना एक बार। लगेगा? सब लोग पहले ये देखें, सर सिंपल सा SC अपॉन क्वेश्चन में था, लैम्डा। आया हुआ था AIPMT में, सर SC नीट अपॉन में में आया हुआ लैम्डा। था। चलो जल्दी करें। सर SC बोला अपॉन में जा रहा है कि लैम्डा। कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल करेस्पॉन्डिंग टू द लाइट ऑफ वेवलेंथ। जो है वेवलेंथ कितनी दी गई है बेटा? लैम्डा की वैल्यू जो है वो 45, सब लोग ध्यान से देखें, 45 नैनोमीटर, एनएम है, ओके, नैनोमीटर है 45। आगे प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू बेटा दी गई है 6.63, वैल्यू जो है वो कांस्टेंट की दी रहती है, -34 जूल सेकेंड। ओके, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सारी चीजें दी गई हैं और पूछा गया है कैलकुलेट द एनर्जी, ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखो ई जो है यहाँ पे एच दिया गया है, सी दिया गया, लैम्डा दिया गया, तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी में बताया गया था कि E = hc/लैम्डा। एच की वैल्यू देखो कैलकुलेट करो, 6.63 × 10⁻, कितना है -34 इंटू, और यहाँ पे सी की वैल्यू जो है वो 3 × 10⁸। इधर देखो लैम्डा की वैल्यू जो है वो 45 nm। 45 nm मतलब क्या है मीटर में, क्योंकि यहाँ पे मीटर में है ना, तो क्या हो जाएगा 45 × 10⁻⁹ मीटर। बच्चे लोग जल्दी बताएं, ठीक है, नैनोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो। फिर से एक बार मैं बताता हूं यहाँ पे, आगे आंसर सभी लोग कैलकुलेट करें। यस सर आ गया। यस सर आ गया। नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, देखो H लिखा हुआ है 3, SC जो है वो 3 × 10⁸, और नैनोमीटर को इसमें कन्वर्ट करना है। थोड़ा सा ही इधर देखो, कितना हो जाएगा 45 × 10⁻⁹ इसको कैलकुलेट करना है बस। आ रहा है, हो गया ना? तो डिवाइड बस करने में इसमें दिक्कत कुछ नहीं था, होती है। देखो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला लगाना था, कैलकुलेशन करना था, E = hc/लैम्डा करना था बस। 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू, याद रखना, 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर। ओके, याद रहेगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। सर आइए नेक्स्ट इतनी बड़ी क्वेश्चन, चीज 2013 में आया था नीट में, बस केवल तुम लोग फॉर्मूला बताते रहो, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इतनी दी गई है, एच की वैल्यू तो पता ही है सबको, और दी भी गई है 6.63, हमेशा कांस्टेंट की वैल्यू दी जाएगी। आगे स्पीड ऑफ लाइट वो भी पता है, स्पीड ऑफ लाइट देखो ना 3 × 10⁻17 है, लेकिन किस में है, नैनोमीटर में, 3 × 10⁻17 नैनोमीटर पर सेकेंड। बच्चे लोग, which value is closest the wavelength of nanometer in quantum of light with frequency जो है वो 6 × 10⁻15।
जल्दी बताएं, सर आंसर हम बताएं। लैम्डा इज इक्वल टू 1 सी अपॉन अपॉन में न्यू से नहीं निकाल सकते डायरेक्ट? आ जाएगा आंसर? पहले मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लूं, उसके बाद तुम लोग ट्राई करना। वैल्यू क्या क्या दी गई है, क्या निकालना है? वेवलेंथ, वेवलेंथ की वैल्यू निकालनी है। अब वेवलेंथ निकालना है तो हमें ये निकालना है। तो वेवलेंथ जो होता है ना, वो ऐसे सी बाई लैम्डा होता है, या सी बाई जो है वो न्यू हो सकता है। बोलो, अरे ऐसा होता है ना, फ्रीक्वेंसी जो है वो सी बाई लैम्डा होता है कि नहीं होता? और अगर लैम्डा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? सी बाई न्यू हो जाए कि नहीं हो जाएगा? बताओ मुझे, जल्दी बताएं। यस। है ना? अब सी बाई न्यू हो जाएगा तो सी की वैल्यू रखो। सी की वैल्यू 3 × 10 की पावर कितना हो जाएगा? 10 की पावर 17 नैनोमीटर। और न्यू की वैल्यू जो है, न्यू की वैल्यू कहाँ दी गई है? ये दी गई है फ्रीक्वेंसी, ये दी गई बच्चे लोग। न्यू की वैल्यू कहाँ है? 6 × 10 की पावर 15 -15 नहीं, देखो ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे, अब ये और ये जो है वो 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो है वो 10 की पावर 2 आ जाएगा। तो 100 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? 50। सिंपल सा क्वेश्चन था, 2013 में आया हुआ था। प्लैंक कांस्टेंट का कोई यूज नहीं है। बच्चे लोग क्लियर हो गया? जल्दी बताएं, आगे भी और Yes, sir. क्वेश्चन है, यस सर। बताते रहें, इंटरेक्शन रखो ना तुम लोग। क्वेश्चन आ रहा है, सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कुछ पता ही नहीं चल रहा है ना? चलो करो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। आवाज आ रही है ना? यस Yes, सर, sir. आपको आ रही है हमारी सर आवाज? यहाँ पे नैनोमीटर को मीटर में चेंज नहीं करेंगे? नैनोमीटर को मीटर में चेंज नहीं ना, लिखा हुआ है ना कि किस में, नैनोमीटर में ही मतलब वैल्यू निकालनी है, वेवलेंथ ओके ऑफ। सर, ओके। ये हो गया, क्लियर हो गया ये वाला? यस सर। ओके, आगे नेक्स्ट 13 नंबर 2011 में आया हुआ क्वेश्चन, सोचो। जो अभी तक पढ़ा है ना उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। एनर्जी ऑफ एनर्जीज E1 और E2 लिखा हुआ है, 2 रेडिएशन। एक की एनर्जी जो है वो E1 जो है वो कितना है? 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 जो है वो 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? द रिलेशन बिटवीन देयर वेवलेंथ, वेवलेंथ को हम L1 और L2 से लिखा गया है। किससे लिखा गया? L1 और L2 से। बोलो, एनर्जी, एनर्जी का तो फॉर्मूला पता है ना, E इक्वल्स टू hc बाई लैम्डा, E इक्वल्स टू hc बाई लैम्डा। Yes, sir. अगर E1 निकाला जाए, फर्स्ट वाला आ गया कि नहीं आ गया? E1 Yes, अगर sir. निकाला जाए कि hc अपॉन लैम्डा 1 निकाल सकते हैं, और अगर E2 निकाला जाए तो क्या हो जाएगा? hc अपॉन लैम्डा 2। रेशियो निकाल सकते हैं क्या? E1 अपॉन E2, सॉरी, E1 अपॉन E2 निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। E1 E2 कितना है? E1 कितना है? 25, इधर कितना है? 50, लैम्डा 2 और लैम्डा 1, ये आ जाएगा 2 टाइम्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, है ना? तो ये लैम्डा 1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा 2 आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, यस सर। है ना? Yes, sir. आगे आने वाला क्वेश्चन फटाफट देखो, बस केवल इतना देखो कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, एकदम सिंपल से हैं। नीट में क्वेश्चन ज्यादा लेंदी क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, ज्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। आगे
बस फॉर्मूला लगाएं। कैसा फॉर्मूला? विच इज द क्लोजेस्ट वेवलेंथ इन नैनोमीटर। वही उसी तरीके का क्वेश्चन है ना? अभी प्रीवियस ऐसा क्वेश्चन किया था। चलो, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो कितनी है? 3 × 10 की पावर, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा वाला फॉर्मूला लगे, वेवलेंथ वाला फॉर्मूला लगे। वही लगेगा। v जो है वो इतना दिया हुआ है, और वेवलेंथ जो है ना, फ्रीक्वेंसी तो दी गई है 8 × 10 की पावर 15, वेवलेंथ निकालनी है ना? ये v वेलोसिटी या c ऐसे लिख सकते हो। तो लैम्डा, तो बोलो 10 बेटा। की पावर -7 आएगा बी ऑप्शन में शायद। ऑप्शन बी है। अच्छा, -7 आएगा क्या? चेक कर लेते हैं। Yes. c बाई लैम्डा होता है ना, सर। c बाई न्यू होता है ना, तो 3 × 10 की पावर 8 और न्यू है तो 10 की पावर 15। हाँ, माइनस आएगा। लेकिन कितना माइनस आए, किसके अप्रोक्सीमेट लाएगा? देखो यहाँ पे 3 इधर है, तो दिखाना है कि क्लोजेस्ट वैल्यू ऑफ वेवलेंथ इन नैनोमीटर। अब ये वाला वैल्यू जो है वो किस में आएगी? लैम्डा की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे ये जो सी है ना, वो किस में लिखा हुआ है बेटा? मीटर पर सेकेंड, और ये फ्रीक्वेंसी जो है वो सेकंड में है ना? तो मीटर पर सेकंड को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? नैनोमीटर में। याद है, 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 की पावर 9। 10 की पावर -9 मीटर। तो 1 मीटर इक्वल्स टू 10 की पावर 9 नैनोमीटर। ऐसा बोल सकते हैं क्या? यस सर। बोल सकते हैं। तो इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे 10 की पावर 9 करना पड़ेगा। ओके, अब देखो अप्रोक्सीमेट आंसर निकालेंगे। अब मतलब 10 की पावर वाले आंसर निकालेंगे। ओके, सर देखो। बी ऑप्शन में। सर ए ऑप्शन लग रहा है ए मुझे। ऑप्शन आ रहा है। देखो यहाँ पे 3/8 हो गया, और इधर 8 और 8 16, और इधर 17। 10 की पावर जो है वो 17 हो गया, और इधर 10 की पावर कितना हो गया? 15 हो गया, है ना? ये 15 है ना, तो ऊपर पहुंचाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर जो है वो कितना हो जाएगा? 2 बचेगा, है ना? तो लैम्डा की वैल्यू 3/8 इंटू क्या हो जाएगा? 10 की पावर 2। देखो, तो यहाँ पे हम अगर 30 डिवाइड बाई 8 करें इंटू 10 की पावर 1 करें, है ना? ऐसा आ सकता है। तो ये कितना हो सकता है? कितने टाइम्स जो है वो जा सकता है? बस 3.7 आ रहा है। 3 पॉइंट समथिंग आएगा, और 10 की पावर 1 है, तो अप्रोक्सीमेटली कौन सा आंसर हो गया? 3 पॉइंट समथिंग आएगा और 10 Yes, की sir. पावर 1 आएगा, तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन यस सर। है ना? तो जो केमिस्ट्री में है ना, तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू अपन लोग लिखते हैं, ऐसा नहीं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालते। अगर एग्जैक्ट आ रही तो ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर लोगे ये वाला, बस केवल मैं फॉर्मूला बताऊंगा इसका। बोले क्या क्या वैल्यू दी गई है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन है, ये थोड़ा सा वेलोसिटी ऑफ लाइट इतनी दी गई है, प्लैंक कांस्टेंट दिया गया है, और बोला गया है कि वेवलेंथ निकालनी है। 2000 में आया था, वेवलेंथ निकालनी है, तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? hc अपॉन e, या ऐसे बोल सकते हो, E इक्वल्स टू hc बाई लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, E इक्वल्स टू hc बाई लैम्डा। अब यहाँ पे E की वैल्यू दी गई है क्या? E की वैल्यू दी गई, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, hc अपॉन e, सबकी वैल्यू दी गई है, आंसर निकाल सकते हो। नैनोमीटर में निकालना, ठीक है?
तो होमवर्क के लिए है ये, ट्राई करना पीडीएफ डाउनलोड करके, ठीक है। इसी तरीके से पहला क्वेश्चन किया हुआ है अभी। आगे सर हाँ बोलो। सर इसमें डी ब्रॉगली वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग सकता, एच बाय में एम बी? नहीं तो अगर मास वगैरह दिया गया है तो लगा सकते हैं ना, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, लेकिन मास वगैरह नहीं दिया गया है ना, ठीक या है मोमेंटम भी नहीं दिया गया, तो हम ये नहीं लगा सकते। एनर्जी दी गई है ना, तो एनर्जी का ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ओके ओके सर। ओके, तो ये वाला होमवर्क के लिए है, तुम लोग ट्राई करना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन नंबर, कुछ अलग टाइप का, 2005 में आया हुआ था। एक एनर्जी है, सेकंड बोर ऑर्बिट की एनर्जी है। जल्दी करें सर एक सारे बार बच्चे। पीछे वाला क्वेश्चन दिखाना एक बार, सर स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। ओके स्क्रीनशॉट ले रही हो कि कुछ मोबाइल पटक रही हो? ओके तो 23 क्वेश्चन डी आएगा इसका। इसका डी, यस सर। तो डी है ये, कैसे आया वो मुझे बताओ। E1 अपॉन में E2 बराबर N2 अपॉन में N1 का स्क्वायर। बस ना, तो यहाँ पे देखो ना, एक चीज है, यहाँ पे सेकेंड बोर ऑर्बिट है और फोर्थ बोर ऑर्बिट है, मतलब N1 की वैल्यू जो है वो सेकेंड है और N2 की वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है ना। और ये एनर्जी है और उसकी एनर्जी निकालनी है, तो भैया एनर्जी का अपन लोगों को पता है E1 अपॉन E2 है ना, एनर्जी का अपन लोगों को पता है E1 अपॉन E2, सॉरी E1 अपॉन E2 क्या होता है, N2 का स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर, ऐसा होता है कि नहीं होता है ना। एक की एनर्जी दी गई है, दूसरी की निकालनी है। एक की एनर्जी दी गई है तो पहला जो है वो एनर्जी कितनी दी गई है, सेकेंड बोर ऑर्बिट की एनर्जी दी गई है -384, सॉरी 328। अब याद रखना ऑप्शन में भी किलो जूल में ही है, तो कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो तुम लोग को तुरंत जो है वो जूल में कन्वर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने E2 निकाला और N2 कौन सा ऑर्बिट है, N2 फोर्थ ऑर्बिट है, तो 4 4 16 और N1 कितना है 2 2 4, बोलो ये वाला जो है वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और E2 जो है इधर आ जाएगा -328 अपॉन 4, 328 अपॉन 4 आ जाएगा। अब आंसर आया क्या सभी बच्चों का? यस सर। ओके यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, इफ हाइड्रोजन एटम एनर्जी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, याद रखना फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, N1 की वैल्यू कितनी है बेटा, N की वैल्यू कितनी है 2, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है ना। ओके एनर्जी कितनी दी गई है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, टोटल एनर्जी दी गई है और काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, फटाफट बताएं। पॉजिटिव है ना, बस Yes, केवल ऐसा लिखा होता है ना कि टोटल एनर्जी जो है वो माइनस की अगर है, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो टोटल एनर्जी का निगेटिव होता है। अब टोटल एनर्जी जो है वो माइनस की 3.4 है ना, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई 3.4। देखो इतना सिंपल क्वेश्चन आते है ना। आगे सर रिपीट करने समझ नहीं आया। कुछ नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो ना एक रिलेशन तुम्हें पता है ना, टोटल एनर्जी इसकी दी हुई है -13.4, ठीक है, और रिलेशन पता है, बताना है कि क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो टोटल एनर्जी का माइनस होता है, अब माइनस में ही है टोटल एनर्जी, तो वो क्या हो जाएगी, समझ आ गया, समझ आ गया। सर वो एन आपने क्यों लिखा है, ये समझ नहीं आया बस। नहीं मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा था कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, एन की वैल्यू जो है वो 2 है, लेकिन उसमें इसका कोई यूज नहीं है। ओके
ओके सर, समझ आ गया। आगे बोला गया है कि बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है, बोर्स थ्योरी बाय इंट्रोड्यूसिंग इलिप्टिकल ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन पाथ, इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो इलिप्टिकल है, ये किसने बताया? बताएं। ठीक है, तो हंट्स ने तो कुछ इलेक्ट्रॉन को फिल करने का तरीका बताया था। थॉमसन का तो जे थॉमसन वाला एटॉमिक मॉडल था, कौन सा था? प्लम पडिंग मॉडल, इलिप्टिकल नहीं था। रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था। तो क्यों कौन बचा? सोमरफील्ड बचा, है ना? ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। बोर्स रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इतनी दी गई है। रेडियस फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। R1 R2 दो का निकालना है ना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का। तो यहाँ पे R1 R2 जो होता है 0.529 N1 स्क्वायर अपॉन Z, मतलब N1 अपॉन N2 का स्क्वायर हो जाता है ना? बोलो, तो R2 निकालना है फटाफट। देखो तो यहाँ पे हम R1 R2 कितना है? पहला है 1 और दूसरा है सेकंड 2। देखो ना, पहला है 1 और दूसरा है 2। ओके, एक मिनट। ओके, ठीक है। तो N1 की वैल्यू, सॉरी N1 की वैल्यू ये है, N2 की वैल्यू ये है, ऐसा। R1 R2 की वैल्यू जो है वो निकालनी है। R1 की वैल्यू जो है वो 0.530, देखो, और R2 की वैल्यू अपने को पता नहीं है, और इधर जो है वो N1 और 2, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। R2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो 0.530 और 2 to the 4, कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स। कितना आंसर आ सकता है? 4 into 2.12 2.12 आ जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट इतनी दी गई है। रेडियस ऑफ Li2+, अच्छा दोनों एटम अलग अलग है तो जेड वाला भी लगेगा फॉर्मूला, मतलब R1 अपॉन R2 जो होता है वो N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर, और अपॉन क्या होता है? Z1, तो Z2 अपॉन Z1, ऐसा होता है ना? तो R1 क्या है? रेडियस किसकी है? हाइड्रोजन की। और दूसरा रेडियस किसकी है? लिथियम 2+ की। दोनों का N1 की वैल्यू जो है वो पता ही नहीं। N1 जो है वो किसके लिए है? हाइड्रोजन के लिए। और N2 किसके लिए है? लिथियम 2+ के लिए, ऐसे इसका स्क्वायर। और Z किसके लिए है? Z2, लिथियम 2+ के लिए, एटॉमिक नंबर है इसका। ओके, और यहाँ पे Z1 जो है वो किसका है? हाइड्रोजन। अब वैल्यू पुटअप कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन आ रहा है सभी का। यस सर। अब वैल्यू केवल Yes, पुटअप sir. करनी है। सर Li2 Yes, का क्या होगा? N की वैल्यू क्या होगी इसमें? देखो ना, यहाँ पे पहले ग्राउंड स्टेट है तो N1 की वैल्यू 1 होगी, और फिर उसके बाद क्या है? सेम सिमिलर स्टेट है तो ये वाली चीजें कैंसिल हो जाएंगी। अब सिमिलर स्टेट है ना, तो दोनों चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो आर एच जो है वो कितना है? 0.53, और Li2+। अब जेड कितना है? लिथियम का, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 है हाइड्रोजन का, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर नीचे आ जाएगा। तो रेडियस ऑफ Li+2+, 0.53/3, कितना आंसर आ सकता सर समझ आ गया। है? आगे बढ़ाए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो फटाफट करें। बोला जा रहा है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज E, मास m, वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो इसका न्यूक्लियर चार्ज Ze है। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है?
क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। सर पहले टोटल एनर्जी निकालेंगे, फिर उसको पोटेंशियल एनर्जी फिर निकालेंगे उसकी ट्विंग्स ये करके। बहुत लॉन्ग मेथड हो गया। फिजिक्स का कुछ फंडा यूज कर सकते हो, जैसे काइनेटिक कूलॉम्स लॉ एनर्जी था। Q1 निकालते हैं। Q2 by R वाला फॉर्मूला। यस बेटा, ठीक है। यहाँ पे कोई अगर चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है ना, और ये r डिस्टेंस पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जैसे कूलॉम्स लॉ होता है ना, वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r, ऐसे होता है कि नहीं होता? Yes. पोटेंशियल एनर्जी यस सर। फिजिक्स में पढ़े होगी। तो ये तो यस कांस्टेंट हो सर। गया, ये तो चीज जो है वो कांस्टेंट हो गई, मतलब हम इसको मान लें k। और Q1 की वैल्यू जो है वो E है, Q2 की वैल्यू जो है वो ZE है, तो ZE स्क्वायर अपॉन R। हो गया कि नहीं हो गया? Yes. कौन सा आया ऑप्शन? सेकंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर आर स्क्वायर होता है ना? नहीं, वो तो फोर्स होता है, F होता है। F जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फोर्स होता ये है। इलेक्ट्रॉन के लिए होता है ना? यस, दो अपोजिट चार्ज जो है वो एक दूसरे के साथ सेपरेशन में लगे, तो उनके लिए होता है फोर्स। ये कूलॉम्स लॉ है। और ये निगेटिव चार्ज इसलिए है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है, इस वजह से निगेटिव चार्ज लगा। क्लियर? आगे बढ़े। Yes. sir. नेक्स्ट बोला गया है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इतना दिया गया है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल हीलियम का निकालना है, एक का दिया गया है, दूसरे का निकालना है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी का अपोजिट होता है कि नहीं होता? बताओ मुझे। अभी पढ़ाया था। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है, मतलब इसकी एनर्जी, हाइड्रोजन की एनर्जी जो है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी एनर्जी निकालनी है, He+ की एनर्जी निकालनी है। तो दोनों की एनर्जी कैलकुलेट करो, E ऑफ हाइड्रोजन और E ऑफ He+। क्या होता है फॉर्मूला? N1/N2 स्क्वायर, सॉरी 1 होता है, He+ होता है और N/H होता है, इसका स्क्वायर, और Z का भी स्क्वायर होता है, ZH, क्योंकि H है ना ऊपर, और ZHE। तो ये वाले फॉर्मूले तुम लोगों को याद रखने पड़ेंगे। अगर फॉर्मूले याद हैं तभी कर पाओगे। अब बोला गया है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो यहाँ पे कुछ ऑर्बिट्स वगैरह दिया नहीं है कि किसके लिए निकालना है, तो ये दोनों के लिए सेम होगा, तो ये कैंसिल आउट हो सकता है। जेड वाला हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, यहाँ पे ये होता है, देखते रहो। और एक हाइड्रोजन की होती है तो 13.6 हो गई, माइनस की 13.6, और ई ऑफ हीलियम की नहीं पता, और यहाँ पे 1/4 आ जाएगा आंसर। ई ऑफ He+ कितना हो जाएगा? -13.6 इंटू 4, कितना आ जाएगा? 54 पॉइंट समथिंग आ जाए कि नहीं, माइनस का? यस सर। यस सर। माइनस का आया। और इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल निकालना है, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो टोटल एनर्जी का अपोजिट होता है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल टोटल एनर्जी का अपोजिट, तो टोटल एनर्जी यहाँ पे कितनी है? -54.4, तो ये प्लस की हो गई, इसलिए फर्स्ट आंसर। बच्चे लोग क्लियर? यस सर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट, nth बोर ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम। अब nth फॉर्मूला ही है, वो फॉर्मूला कौन सा है? यस सर। ये तो इजी है ना? आगे चेक करो जल्दी से ये वाला लास्ट क्वेश्चन। इफ r is the radius of first orbit, the radius of nth orbit of hydrogen atom, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए r है, तो nth ऑर्बिट के लिए कितनी होगी? है ना? तो ऐसे लिखो, r फर्स्ट ऑर्बिट और r nth ऑर्बिट रेडियस। तो क्या होता है भाई, हाइड्रोजन के लिए है तो z तो 1 1 होगा,
तो n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे r फर्स्ट ऑर्बिट के लिए रेडियस r दी हुई है, तो r1 की वैल्यू r है, r2 अपने को नहीं पता, nth ऑर्बिट के लिए निकालना है, तो rn लिख देते हैं। और n1 की वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिट है 1 है, n2 की वैल्यू nth ऑर्बिट है, तो ये, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, r अपॉन आर एन 1 अपॉन n स्क्वायर, तो rn आ जाएगा कितना, n स्क्वायर r। कौन सा ऑप्शन है बच्चे लोग, लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन है कि नहीं? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो अभी तक मुझे तो नहीं लगा कि इतने ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, है ना। ओके, नेक्स्ट नया कॉन्सेप्ट अपन लोग पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक मिनट। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, सभी को पता होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब क्या है कि अगर कोई भी लाइट जो है, किसी भी इंटेंसिटी की लाइट जो है वो मेटल की सरफेस पे पड़ रही है, जैसे मान लो ये वाली जो है लाइट है इस मेटल के सरफेस पे पड़ रही है, तो इससे इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब उसने कुछ वर्क किया और इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया। लाइट पड़ी, जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में सनलाइट पड़ती है, तो सनलाइट पड़ती है तो पसीना आता है, वैसे ही मेटल की सरफेस पे होता है। मेटल की सरफेस पे अगर एल्कली मेटल्स की सरफेस पे अगर कोई सनलाइट किसी भी इंटेंसिटी की लाइट पड़ी इक्वल्स टू एच न्यू, तो उसने कुछ वर्क किया और उससे इलेक्ट्रॉन निकाले, तो इलेक्ट्रॉन निकाल के उतनी स्पीड से मूव कर दिया। तो ये पूरा होल प्रोसेस जो है उसको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। ऐसा बोला जाए कि यहाँ पे लाइट पड़ रही है और इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं लेकिन मूव नहीं कर रहे हैं, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी से, काइनेटिक एनर्जी से मूव करनी चाहिए, उसी को बोलेंगे क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहाँ पे कुछ वर्क करते हैं, उसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क फंक्शन। जैसे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, एग्जांपल किसका, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। आगे तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं, फोटोन। क्या बोलते हैं, फोटोन। देखो जब भी कोई भी चीज, जैसे मान लो कोई भी लाइट इंटेंसिटी से पड़ी, फिर उसने कुछ वर्क किया और फिर काइनेटिक एनर्जी से वो चीज जो है वो, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर गया, तो ये इक्वेशन होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। इंसिडेंट लाइट, अब प्लैंक ने तो बता ही गया था, प्लैंक के बाद ने क्या बताया था कि E इक्वल्स टू एच न्यू होता है, तो एच न्यू वर्क फंक्शन किया और काइनेटिक एनर्जी। वर्क फंक्शन भी क्या होता है, एच न्यू नॉट। ये इंटेंसिटी जो इनिशियल लाइट, इनिशियल की फ्रीक्वेंसी है जो ऐसे पड़ी हुई है, और ये वर्क फंक्शन जो किया हुआ है, और ये काइनेटिक एनर्जी। तो न्यू जो वर्क फंक्शन किया है, न्यू नॉट को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो बस इतना याद रखना है तुम्हें कि एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ये इक्वेशन याद रखनी है। ये इक्वेशन किसकी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट होके मूव करे तभी वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फाई को वर्क फंक्शन बोलते हैं बेटा, फाई जो है ना उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। ओके, आगे की कहानी नेक्स्ट देखो। देखो ये इंटेंसिटी वाली ये इक्वेशन पढ़ी अपन लोगों ने। न्यू अगर न्यू नॉट के बराबर होगा, मतलब जो इंसिडेंट लाइट है जो उसकी फ्रीक्वेंसी है
वर्क फंक्शन की फ्रीक्वेंसी के बराबर है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट तो होंगे लेकिन मूव नहीं होंगे, तो वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। अगर लाइट की इंटेंसिटी जो इंसिडेंट लाइट है उसकी इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा है वर्क फंक्शन से, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट होंगे और काइनेटिक एनर्जी से मूव होंगे। ये वाली कंडीशन फोटो इलेक्ट्रिक की है। अगर कम इंटेंसिटी की लाइट पड़ रही है और वर्क फंक्शन ज्यादा लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन ही एमिट नहीं होंगे। भाई अगर कम धूप है तो हमारे ऊपर स्वेट निकलेगा ही नहीं, तो जब ये नहीं निकलेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पे नहीं होगा। बच्चों लोग क्लियर? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो कंडीशन है वो सारे लोग जो है वो देख लें। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो कंडीशन है वो इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होनी चाहिए। भाई अगर ज्यादा होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेंगे। अब अगर ज्यादा ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कैसे कर पाएगा, है ना, कैसे एमिट कर पाएगा? तो ये वाली जो कंडीशन है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। ओके, अच्छा स्टॉपिंग वोल्टेज या स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है ना? तो ये इंसिडेंट लाइट पड़ी यहाँ पे और ये, तो ये वाला ऐसा है। और अगर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे है ना तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक वर्क कराया जाएगा। जो वर्क होता है वो Q इंटू वी के बराबर होता है और V पोटेंशियल से एक्सेलरेट कराया जाता है V वोल्टेज से, तो इसी को बोलते हैं स्टॉपिंग वोल्टेज। तो ऐसा लिखा होता है ना, एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर मूव नहीं कर रहा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल यूज किया जाता है, स्टॉपिंग वोल्टेज यूज किया जाता है अगर दिया हुआ है तो यहाँ पे ये सेम फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी की जगह पे इलेक्ट्रॉन और ये वोल्टेज V अगर दिया हुआ है तो। वैसे इसके क्वेश्चंस आते नहीं है, बस इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। सर ये आपने लास्ट में क्या किया समझ नहीं आया। देखो जैसे इलेक्ट्रॉन जो है मूव नहीं कर रहा तो हमें कुछ ना कुछ वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा तब मूव होगा। तो वो वोल्टेज जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो हो गई वो ईवी हो गई जब वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो। बस काइनेटिक एनर्जी की जगह पे हमने ये रख दिया बस। बाकी तुम्हें ये देखो काइनेटिक एनर्जी की जगह पे ये कैसे रखा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो Q इंटू वी, तो Q जो है वो चार्ज इलेक्ट्रॉन है इंटू वी, तो काइनेटिक एनर्जी की जगह पे ये लिख दिया बस, बाकी कुछ नहीं किया। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। सर इन तीनों में से कौन सा ये केस है? बोलो, इन तीनों में से कौन सा केस है? ये अलग केस है बेटा, स्टॉपिंग वोल्टेज का अलग केस है। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही है लेकिन स्टॉपिंग वोल्टेज के क्वेश्चंस अलग से आते हैं। वोल्टेज वगैरह दे दिया जाता है तब बोला जाएगा कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बताओ या वर्क फंक्शन बताओ वगैरह वगैरह। देखना आगे इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इन फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर, द एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन क्या होगी? एनर्जी एमिटेड इलेक्ट्रॉन की बोलो। ग्रेटर देन इंसिडेंट फोटोन, सेम एज द इंसिडेंट फोटोन, स्मॉलर देन इंसिडेंट फोटोन, बोलो। और प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट, मतलब क्या है फिर से समझो। जो फोटो इलेक्ट्रॉन है जो यहां से मूव कर रहा है उसके बारे में बात करी, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन, द एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में बात कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है ना उसकी एनर्जी जो है वो कैसी होगी। तो एनर्जी, जब इंसिडेंट लाइट जो है वो ज्यादा एनर्जी की होगी तभी तो यहां से इलेक्ट्रॉन मूव कर सकेगा। जब ज्यादा एनर्जी की होगी तभी तो मूव कर सकेगा। अभी ऐसा लिखा हुआ है देखो, ये ज्यादा फ्रीक्वेंसी की होगी तभी तो मूव कर सकेगा। तो ये जो
जो एनर्जी एमिटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है उसकी एनर्जी स्मॉलर होगी और इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहां लिखा हुआ है स्मॉलर देन इंसिडेंट फोटोन। ध्यान देना, लैंग्वेज थोड़ा सा समझना, लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, कुछ और क्वेश्चंस हैं वो अपन लोग थोड़ा सा बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इसके बाद देख लेते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है? देखो स्पेक्ट्रम पता है ना, स्पेक्ट्रम पता है ना। देखो जैसे एक नॉर्मल सी चीज बताते हैं, जैसे प्रिज्म है ना, प्रिज्म में व्हाइट लाइट पड़ती है ना, तो यहाँ से लाइंस मतलब ये विब्ग्योर बनता है ना, है कि नहीं? Yes, yes, sir. लेकिन अगर जो लाइट है, जो इंसिडेंट लाइट है, और इधर जो है वो एक हाइड्रोजन गैस भर दी जाए और फिर उसको प्रिज्म से पास कराया जाए, तो यहाँ पे ये जो लाइट है ना विब्ग्योर नहीं बनता है, यहाँ पे क्या बनती है? लाइन्स बनती है। इसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। और हाइड्रोजन बीच में रखा गया है, हाइड्रोजन के बाद प्रिज्म में पड़ रही है, तो उसको बोलेंगे क्या? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सर मीडियम हमेशा हाइड्रोजन ही होना चाहिए। नहीं, अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं ना, अपने सिलेबस में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही है, तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन गैस ही रख सकते हैं, क्योंकि उसके सर पास वैसे कोई और भी होती है? हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन किसी का हो तो वहां पे हम ये कहीं मतलब इसकी जगह पे रख सकते हैं, जिसके पास विच हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि उसी इलेक्ट्रॉन का हम एक्साइटेशन देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसके पास 10-15 इलेक्ट्रॉन है तो कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, तो हम एक्साइटेशन नहीं देख सकते। ठीक है, वैसे भी बोर्स एटॉमिक मॉडल जो होता है ना, वो द आयंस या एटम्स जो है उन जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है उसी के लिए एप्लीकेबल होता है, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी उन्हीं के लिए एप्लीकेबल। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम थोड़ा सा मैं इधर बताना चाहूंगा, 1 मिनट रुको। देखो ध्यान दो, जैसे ये वाला जो है ना, ये पूरा एटम है, ऐसे हम नहीं एटम बनाएंगे, मतलब हाफ पार्ट एटम का। यहाँ पे न्यूक्लियस है और यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन है ना। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही इसको एनर्जी मिली, जैसे ही इसको एनर्जी मिली, तो वैसे ही वो एक्साइटेड हो गया, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाता है। समझो? यस सर, क्लियर। है ना। अब कभी ना कभी इलेक्ट्रॉन जो है वापस आएगा भाई, कभी ना कभी तो इलेक्ट्रॉन वापस आएगा ही ना, ऐसा थोड़ी ना कि ऊपर ही बना रहेगा एक्साइटेड Yes, स्टेट। sir. कभी तो कभी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो लूज होगी, तो वो एनर्जी अगर लूज होगी तब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा, तब हम बोलते हैं कि वहां पे लाइंस का फॉर्मेशन होता है, सीरीज का फॉर्मेशन होता है, सीरीज का फॉर्मेशन होता है, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्सन सीरीज। व्हेन इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, हायर से लोअर आना चाहिए, तभी वहां पे सीरीज का फॉर्मेशन होता है। जैसे अपन लोग यहाँ पे देखेंगे, व्हेन इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम, यहाँ पे हम मान लें ये वाली जो लाइन है लाइमन सीरीज, ये फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है, 7, ऐसे होते जाते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में 7th ही ऑर्बिट होते हैं, मतलब जहां तक एक्साइटेड हो सकता है। देखो यहाँ पे व्हेन इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल में अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, एक्साइट होने के बाद वापस आ रहा है ग्राउंड में,
तो व्हेन इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू फर्स्ट एनर्जी लेवल, देन द सीरीज इज फॉर्म व्हिच इज नोन एज लाइमन सीरीज। उस सीरीज को क्या बोलेंगे? लाइमन सीरीज। बच्चे लोग ध्यान देना, ये हायर एनर्जी लेवल ये भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। भाई 1 के लिए हायर एनर्जी लेवल 2, 3 ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? Yes, मतलब sir. अगर लाइमन सीरीज की बात करी जाए तो इसमें N1 की वैल्यू जो है वो 1 है, तो N2 की वैल्यू कितनी हो सकती है? हायर 2, 3, 4 ऐसे हो सकती है। अब अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट लेवल पे नहीं आ पाया, सेकंड पे ही रह गया, तो क्या कहेंगे? व्हेन इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू सेकंड एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल टू सेकंड एनर्जी लेवल, तो कौन सी सीरीज बनेगी? बाल्मर सीरीज, पार्सन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पी फंड सीरीज, एक और सीरीज होती है हमफेरी सीरीज। ठीक है, लाइमन, बाल्मर, पार्सन, ब्रैकेट, पी फंड और हमफेरी। अब डेफिनेशन अगर बात करी जाए, N1 N2 की वैल्यू बात करी जाए तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वेव नंबर का अपन लोगों ने फॉर्मूला निकाला था कि आर जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ओके, Yes, sir. Clear. अच्छा, इसमें से ऐसा क्वेश्चन आया था कि इसमें से कौन सी सीरीज जो है उसको हम बनते हुए देख सकते हैं। विजिबल रीजन में केवल और केवल बाल्मर सीरीज ही आती है, बाकी सब जो है वो इंफ्रारेड रीजन में आती है। इंफ्रारेड रीजन को हम लोग नहीं देख सकते, और ये वाली जो है वो यूवी रीजन में आती है। सर बाल्मर सीरीज का एग्जांपल बताओ जिसमें हम देख सकते हैं। बाल्मर सीरीज एग्जांपल कुछ नहीं, सीरीज जो है वो बनते हुए देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट मतलब सेकंड स्टेट में आते हुए देख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं विजिबल रीजन। बाकी ये सब किसी को भी हम बनते हुए नहीं देख सकते। बाल्मर सीरीज में N1 की वैल्यू कितनी होगी बताओ मुझे, N2 की वैल्यू कितनी होगी, N1 की वैल्यू कितनी होगी बताओ? टू 2 होगी। ओके, पायल म्यूट करो बेटा अपने आप को। यस, ओके, क्लियर हो गया। सीरीज का फॉर्मेशन देखो, लाइमन सीरीज जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है। लाइमन सीरीज में N1 की वैल्यू क्या होगी? 1, और N2 की वैल्यू 2, 3, 4 ऐसे हो सकती है। इसमें ये वाला फॉर्मूला वेव नंबर का आर जेड स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर और 1/N2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग सकता है कि नहीं लग सकता? कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया वेवलेंथ निकालो किसकी, तो लाइमन सीरीज की, सेकेंड ऑर्बिट में है तो सेकेंड यहाँ रखना, यहाँ पे 1 रखना, अपने आप 1 रखना, और यहाँ पे आर और जेड यहाँ पे रखना, और वेवलेंथ आ जाएगी रिवर्स करके। ओके, तो यहाँ पे कुछ और जो फॉर्मूले दिए गए हैं, डेल्टा ई जो है वो एच सी बाई लेमडा होता है, लेमडा जो होता है एच सी बाई ए। तो मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर वेवलेंथ जो है वो मैक्सिमम होगी तो एनर्जी वहां पे क्या होगी? मिनिमम होगी, है कि नहीं? मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्स वेवलेंथ सीरीज। यहाँ पे जो लाइमन सीरीज बनती है उसमें एनर्जी का डिफरेंस सबसे मिनिमम होता है, इसलिए लाइमन सीरीज जो है वो क्या होती है? मैक्सिमम वेवलेंथ वाली सीरीज है, याद रखना। ओके, यहाँ पे देखो लैम्डा मैक्स ये मिनिमम, एन की वैल्यू अगर मिनिमम होगी तो डेल्टा ई जो है वो मिनिमम होगा, और डेल्टा ई मिनिमम होगा तो ये मैक्स होगा। ओके, अच्छा, बाकी इधर की बात आती है, यहाँ पे इधर क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। अगर N2 की वैल्यू जो है वो 2 है, या N2 की वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट है, भाई कहीं से भी आ सकती है, तो ऐसे बस रख के बताया गया है तुम्हें। क्वेश्चंस जो आएगा उसमें N2 की वैल्यू दी रहेगी, बोला जाएगा कि व्हेन इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू लाइमन सीरीज, तो वेवलेंथ की वैल्यू बताओ। फोर्थ ऑर्बिट टू लाइमन सीरीज, तो फोर्थ से लाइमन बनेगा, तो यहाँ पे N1 की N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4,
और n1 की वैल्यू अपने आप लाइमन के लिए 1 हो जाएगी। कर लोगे? यस सर। ओके। और लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। लास्ट में सबसे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होंगी। जैसे हमने ये सीरीज बनाई, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी हुई है ना, तो उसका फॉर्मूला है। ठीक है, क्या हो जाएगा फॉर्मूला? n-1 डिवाइड बाई 2, जहां पे n जो है ना एनर्जी लेवल है। बोला जाएगा कि थर्ड एनर्जी लेवल में कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस हुई, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है। और अगर ऐसे पूछा जाए कि ऐसे बोला जाए कि फर्स्ट एनर्जी लेवल या फोर्थ एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में आ रहा है, तब नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होंगी, तो ये वाला फॉर्मूला। अगर कोई भी एक चीज दी हुई है, अगर एक n की वैल्यू दी गई है, तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा? n-1 डिवाइड बाई 2। और अगर ऐसा बोला गया है कि फोर्थ से थर्ड में जा रहा है, थर्ड से फोर्थ में जा रहा है, ऐसा मतलब n1 और n2 दो दिए गए, तो ये वाला फॉर्मूला n1 माइनस n2 और n1 माइनस n2 प्लस 1/2। ओके, ध्यान रखना। तो चलो, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तक ही अपन लोगों को यहाँ तक पढ़ना है। बाकी आज मतलब कल जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में ये वाला चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अभी इस चैप्टर में क्या क्या बचा हुआ है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पूरा कंप्लीट हो चुका है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बाद जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, और क्या बचा हुआ है? रूल्स बचे हुए, रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन है ना। उसमें हर्ट्ज रूल आता है और ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आता है, अबाउ रूल आता है ना, ये बचे हुए हैं। और एक क्वांटम नंबर बचा हुआ है। क्वांटम नंबर के बाद जो है किसमें नोट्स कितने होते हैं, रेडियल नोट्स कितने होते हैं, ऐसे। ठीक है। और एक और इक्वेशन है डी ब्रोगली इक्वेशन। इतना पार्ट जो है वो बाकी है। सर हम्म। ये लाइमन सीरीज और बाल्मर सीरीज दोनों एक ही बात है क्या? नहीं ना, कैसे? लाइमन सीरीज फर्स्ट में, अगर व्हेन इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू फर्स्ट एनर्जी लेवल, n1 की वैल्यू 1 है तो लाइमन बनेगा। व्हेन इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम सेकेंड एनर्जी लेवल, यहां तक ही आएगा, तो कौन सी सीरीज बनेगी? बाल्मर सीरीज। और ये लाइमन सीरीज जो है ना अल्ट्रा वायलेट रीजन में बनती है, और बाल्मर सीरीज जो है वो विजिबल रीजन में बनती है, डिफरेंट है। ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग जो है वो ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ओके, ताकि तुम लोग संडे का एग्जाम अच्छे से दे सको। सर आ गए होंगे, है ना? हाँ सर, मैं आ गया हूँ। डियर स्टूडेंट्स, सॉरी टू इंटरप्ट आप दोनों को। मैं बस 5 मिनट लूंगी हाँ, क्लास का। नहीं मैम, यस, थैंक यू सो मच। तो अभी ना मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगी। इसके पहले वाले बैच में मैंने बता दिया था, बस 5 मिनट लगेंगे। तो अभी क्या होता है ना कि जो भी आपके डाउट्स होते हैं या फिर कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप या तो सर को व्हाट्सएप पे पूछते हो या फिर क्लास में पूछते हो। आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे आप अपने डाउट्स को एक जगह पे कंपाइल कर सको। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? यस मैम। ठीक है। तो अभी ना मैं एक सेकंड अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। सर आप मुझे को होस्ट बना देंगे क्या? मैम नाम भूल जा रहा हूँ आपका बार। यस सर, मेरा दिव्या प्रियदर्शनी होगा। क्योंकि दो है तो इसलिए थोड़ा इश्यू होता है।
एक मिनट, 1 मिनट। मैं बना नहीं सकता, मैं खुद को होस्ट। हाँ हाँ, मैं बन गई। थैंक यू। नहीं, अभी भी नहीं हो रहा है। हाँ, मेन है ना अ, सर, नहीं सर मैम होस्ट। आपको होस्ट बनाएं क्या? अब मुझे होस्ट हाँ, बना दीजिए सर, फिर मैं मैम को बना दूंगा। मुझे होस्ट बना। वो एक्चुअली स्क्रीन शेयरिंग ना वो स्टॉप हो चुका है। अच्छा, मैम होस्ट बन गई। अब आप मैम जो है वो स्क्रीन शेयर कर सकती हैं आप। हाँ कीजिए मैम, आप होस्ट बन गई, जाते टाइम मुझे बना दीजिए। ठीक है, आई होप कि दिख रहा है। हम्म। ठीक है, तो अभी ये क्या हो रहा है कि हमने एक गूगल फॉर्म बनाया है जिस पे क्लिक करके बच्चे आप अपना ना डाउट का जो स्क्रीनशॉट है या फोटो है वो डाल सकते हो। लाइक कि जैसे यहाँ पर एक ब्लू लिंक है, इस पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगी ये डाउट कलेक्शन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, जैसे मैंने अपना डाल रखा है। आपको अपना नाम, पूरा नाम डालना होगा। ठीक है, उसके बाद अपना फोन नंबर, उसके बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे आपको 3 ऑप्शन आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। सपोज कि मुझे बायोलॉजी में प्रॉब्लम है तो मैं इस पे टिक करके आगे बढ़ जाऊंगी। फिर एक ऑप्शन आएगा, प्लीज अपलोड द इमेज। आप जैसे ही ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप अपने डेस्कटॉप या फोन में से कोई भी जो फोटो आप पहले से खींच करके रखे हैं आप अपलोड कर दीजिए। या फिर नहीं तो आप उसमें एक ऑप्शन आता है कैमरा का, तो आप इंस्टेंट फोटो क्लिक करके भी अपलोड कर सकते हैं। और जैसे आप क्लिक करेंगे ये सर के पास पहुंच जाएगा और उसके बाद आप सबमिट कर देंगे। और जैसे ही सर के पास पहुंचेगा तो एक कंपाइल डाउट सर के पास आ जाएगा, जिससे कि क्या होगा कि आपको एक पीडीएफ फॉर्मेट में उसके सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। और अगर और भी कोई दिक्कत है तो सर उसको एक्सप्लेन भी कर देंगे क्लास में। ठीक है, तो ये इसलिए है कि ताकि आप लोगों को डाउट सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसके लिए फर्दर हेल्प के लिए हम क्या करेंगे कि हमने एक ट्यूटोरियल वीडियो भी बनाया है, वो भी मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी। आप मुझे 2 मिनट दें, मैं लिंक अभी चैट बॉक्स में भी शेयर कर देती हूँ। ठीक है, आई होप कि लिंक मिल गया है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो मैम। ठीक है, ऑल क्लियर। यस मैम। एक सेकेंड। सॉरी, मैंने गलती से प्रियंका को होस्ट बना दिया है। इट हैपेंस। एक सेकेंड। प्रियंका, आप सर को होस्ट बना दीजिएगा क्या? प्रियंका, या फिर 1 मिनट में राहुल सर की आईडी से लॉगिन करती हूँ। सॉरी। प्रियंका तुम बोल सकती हो, तुम अपने राइट साइड में जाओ और मुझे होस्ट बना दो। हाँ, आप जैसे राइट साइड में जाओगे ना मोर का ऑप्शन आएगा। फिर मेरा नाम देखना, फिर मुझे कर दे। प्रियंका भी बोल तो सकती है चैट तो। हाँ राहुल, हाँ मैं बन गई। ओके गुड। इतना टेक्निकल तो होते हैं बच्चे। नहीं नहीं, मैंने अभी वो शायद मैंने अभी एंटर मैं ज्वाइन किया राहुल सर। अच्छा चलो ठीक है। एक सेकेंड। ओके ओके। पोस्ट। यस सर, एक बार चेक कीजिए आप बने क्या होस्ट। हाँ मैं बन गया, मैं शेयर कर रहा हूँ, आपको दिख रहा है क्या मेरा यस यस, दिख रहा है। स्क्रीन दिख रहा है?
तो बच्चों कैसे हो सभी लोग? आई थिंक मैं असम में हूँ, तो यहाँ पास रात बहुत जल्दी हो जाती है, तो यहाँ सभी लोग सो गए होंगे। ठीक है, तो मुझे भी नींद आ रही है। ठीक है, तो जल्द से जल्द कंप्लीट करते हैं। हम लोग कहाँ पास थे, कुछ आइडिया है? हम लोग प्लांट किंगडम में कहाँ पास थे? एनीवन? ब्रायोफाइट से स्टार्ट करना। हाँ, ब्रायोफाइट से स्टार्ट करना था। ये कहाँ गया हमारा डेली टेम्पलेट? हाँ, चले। एल्गी में तो कोई इशू नहीं है ना? आपका बस देखो एक ही काम है, मैंने बार बार बोला, आप एनसीईआरटी पढ़ते जाना, बस इतना कर दोगे हो जाएगा। अब कुछ मत करो, ठीक है? अब जाके एनसीईआरटी पढ़ लो, इनफ है, कंप्लीट हो जाएगा ना। चलो, और इतना टाइम होता नहीं, मैंने शेयर किया था तुम्हें एल्गी का ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स के कुछ लेक्चर शेयर किए थे, और टाइम मिलेगा बच्चा जरूर देखना, क्योंकि मुझे यहाँ टाइम ज्यादा मिलता नहीं। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ठीक है, एक मिनट में। इसमें तो गाइनोसिन एंड एंजियोस्पर्म का ही था बस। हाँ, बोलो फिर से।